आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे दोस्त सुमित जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई और वो प्रतिदिन इस पटल पर अपनी प्रस्तुति देते हैं और हम सबको आदरणीय गंगा जी इस आयुष जी की प्रस्तुति के लिए सबसे पहले जुड़ती हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ चुके हैं आदरणीय गंगा जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। आदरणीय जी हाँ, शुरू करें। बिल्कुल जी बिल्कुल प्रारंभ करें। जी, तो एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान की ओर से आपका स्वागत करते हैं और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का तीसरा चरण है और जो कि 721वां ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे बाल प्रहरी का है। तो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच श्री नवल किशोर तिवारी जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं विजन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत में। आपका साहित्य के साथ ही संगीत में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दिसंबर 2022 में टनकपुर में किताब कौतीब का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में दिसंबर महीने में आपसे मुलाकात हुई और किताब कौतिक यानी पुस्तक मेला जन सहयोग से आयोजित करने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने अपने स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा है और आज आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर आपने समय निकाला है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और विशिष्ट अतिथि होंगी हमारी दोस्त आंचल गहतौड़ी जी, जो कि पार्टी चंपावत से हमारे बीच हैं। और अध्यक्षता करेंगे आज खुशी कड़ाकोटी जी, जो कि कक्षा 10 की छात्रा हैं बासोट अल्मोड़ा से। और आज के इस कार्यक्रम में का संचालन करेंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। आप पहली बार संचालन करेंगी, तो अब मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं हमारे इस आज के कार्यक्रम में, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, डाइट खंडवा मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। और इस पटल पर आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। उनका आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिलते रहता है। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, गंगा आर्या जी, और इस पटल पर अन्य कई अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहता है। संध्या बिजलान जी, आपको उस ग्रुप में जोड़ा गया है खरसाड़ा से, लेकिन आपकी सहमति नहीं मिल रही है। आप प्रतिदिन जुड़ती ही, अच्छा लगता है। ठीक है, सीखने के बाद आप भी अपनी सहमति ज़रूर दीजिए। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के संचालक नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नवल किशोर जैन तिवारी सर को मेरा प्रणाम और श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, उनको भी प्रणाम। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, उनको भी मेरा प्रणाम। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश, उनको मेरा प्रणाम। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आंचल गहतौड़ी जी, कक्षा 9, पार्टी चंपावत से, उनको भी मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं बाल से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने सर बिष्ट सर जी के उससे जुड़ी। उनने हमें बताया कि हमें बाल प्रहरी में जुड़ना चाहिए, वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जब से मैं बाल प्रहरी में जुड़ी हूँ, मुझे बाल प्रहरी बहुत पसंद है और मुझे इसमें प्रस्तुति देना भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा संचालन करने का मन कब से करा। मेरा संचालन करने का मन तब से करा जब से मैंने अपने से छोटे और बड़े भाई बहनों सबको देखा कि वह संचालन कर रहे थे। फिर मैंने उदय केरला सर से बोला, तो आज उनने मुझे संचालन करने का मौका दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारी आंचल गहतौड़ी दीदी, क्या आप उपस्थित हैं?
जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका सादर आमंत्रण। जी बहन, मेरा नाम आंचल गहतोड़ी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर पाटी चंपावत उत्तराखंड से मैं हूँ। सर्वप्रथम मैं श्रीमान उदय किरोला जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज तीसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर दिया और मैं एक बार संचालन भी कर चुकी हूँ। तो अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान नवल किशोर तिवारी जी, अध्यक्षता कर रही हुई बहन खुशी डुंगरा कोटी और संचालन कर रही हुई मेरी बहन नीलाक्षी कलोनी, श्रीमान आकाश सारस्वत सर जी, श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी एवं सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी का स्वागत है। अब मैं आप लोगों को मेरे आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला के शीर्षक लोक कथा के बारे में बताती हूँ। लोक कथा एक ऐसी कथा है जिसको कि उस जगह के स्थानीय लोग उस कथा को मानते हैं और सुनते हैं। तो मेरी लोक कथा का शीर्षक है कुमाऊं के वीर भाई भ्यूरा जी और शिवराजी बोरा। तो ये जो दो भाई है, इनकी एक कहानी है जो कि कुमाऊं में प्रचलित है। तो अब मैं इनकी कहानी को शुरू करती हूँ। एक गांव है जो कि बेरीकोट है, जिसमें कि एक शिवराजी बोरा नामक व्यक्ति रहते हैं जो कि वीर योद्धा रहे हैं। तो उनके बड़े भाई का नाम भ्यूराजी बोरा है और जो कि उनकी माता जी का नाम झुपली बोरानी तथा उनके पिताजी का नाम झुप सिंह बोरा था। उनकी जो बड़े भाई है उनकी पत्नी का नाम गंगा उर्फ गंगली था। तो अब मैं और उनके एक चाचा भी थे जो कि उनसे ईर्ष्या की भावना रखते थे, जिनका नाम हरक सिंह बोरा था। तो अब मैं कहानी को शुरू करती हूँ। अब कहानी में सबसे पहले जो हरक सिंह जी हैं जो कि उनसे ईर्ष्या करते थे, जो कि अपने भतीजों एवं अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों को तोड़ने के लिए कुछ राजनीति, कुछ वह बहुत कूटनीतिज्ञ थे, तो उन्होंने एक चाल चली और जो उस समय कुमू चंपावत के राजा जो कि चंद्र राजा भारती चंद्र थे, उनसे कहा कि राजा साहब, आजकल हमारी जो माल भावर है वहां से लगान वसूल नहीं हुई है, तो हम लोग वहां से लगान वसूली के लिए किसी वीर योद्धा को भेजे। तो फिर राजा ने कहा, हाँ ऐसा वीर योद्धा कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे शिवराजी और भ्यूराजी जो कि वीर योद्धा है। तो फिर वह जब हरक सिंह शिवराजी और भ्यूराजी को बुलाने गए तो उन्होंने एक तक जवाब दिया, हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, हमें किसी राजा के पास नहीं जाना है। वह दोनों भाई मस्ती में रहते, दही खाते, रामगंगा की मछलियां खाते, वह अपनी मस्ती में रहा करते थे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं आना, क्योंकि उन्हें हरक सिंह के बारे में पहले से पता था। तो जब उन्होंने राजा से कहा कि वह मेरे कहने से नहीं आ रहे, आप अपने हिसाब से उनको बुलाइए। तो जब जो कि राजा थे, उन्होंने तो किसी ना किसी को अपने जो कि कर था उसको वसूलने के लिए किसी ना किसी को बुलाना था। तो फिर उन्होंने कर वसूलने के लिए अपने जो सेवक जो कि सूचना देने वाला था उसको शिवराजी भ्यूराजी के पास भेजा और कहा कि आपको राजा ने आमंत्रित किया। तो शिवराजी को विश्वास हो गया कि राजा ने आमंत्रित किया। तो शिवराजी की बड़ी इच्छा हुई कि मुझे जाना है। तो शिवराजी ने अपने बड़े भाई भ्यूराजी से कहा कि मैं कुमू चंपावत जा रहा हूँ, राजा ने बुलाया है तो मैं जाता हूँ, लेकिन जो कि सोमनगर बमौरी का मेला आने वाला है, आप उसमें मत जाना, चाहे भाभी कितनी भी जिद करे आप मत जाना, क्योंकि वहां पर जो कि 22 भाई रहते हैं, जो जैद भाई है वह बहुत धूर्त एवं दुष्ट हैं, तो इसलिए आप वहां पर मत जाना। तो यह कहकर जब शिवराजी चले जाते हैं तो
शिवराज जी जब राज दरबार में पेश होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि हरक सिंह तुम किस बच्चे को ले आए हो। तो फिर 4 महीने तक उनको 12 अंडे एवं सभी हष्ट-पुष्ट करने वाले भोजन को दिया जाता है, जो कि हरक सिंह अपने बच्चों को भी खिलाता है। तो शिवराज जी जब 4 महीने में हष्ट-पुष्ट पहलवान हो जाता है तो वह राजा से पूछता है आपने मुझे यहाँ किस काम से बुलाया है? तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें कल को लगान वसूलने के लिए माल भाबर के राजा के पास भेज रहा हूँ, जिसका नाम माल भाबर के राजा के पास भेज रहा हूँ जिसका नाम गुजरहांस है, जिसके 22 बेटे हैं और उसके पास एक ऐसी तलवार है जो कि दलजीत तलवार है, जिससे कि अगर जिस तलवार के साथ वह लड़ने जाता तो जो अगला उसके साथ लड़ता उसका आधा बल गुजरहांस के पास चले जाता। तो वह जब गया वहां पर तो उसने एक जोगी का भेष बना लिया शिवराज जी ने। तो जो कि गुजरहांस था उसकी जो 22 बहुएं थी वह वहां पर पनघट पर पानी भरने आया करती। तो उनमें से जो सबसे छोटी बहू थी जिसका नाम मोतीमा लुलाड़ी था वह वहां पर आती है और कहती है हे जोगी तुम कौन हो? तुम तो बड़े हष्ट-पुष्ट लगते हो, तुमने संन्यास क्यों ले लिया? तो वो कहता है कि तुम पहले मुझे वचन दो कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। तो वो कहती है कि अगर तुम योगी हो तो मैं तुम्हारे साथ योगिनी बनने के लिए तैयार हूँ और तुम ढोगी हो तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो वह अपने साथ तो जो मोतीमा लुलाड़ी थी वह उसको अपने साथ यह कहकर लेके जाती है कि हमारे मायके से एक जोगी आए हुए हैं, अपने ससुर से ऐसा कहती है। तो फिर वह कहते हैं कि ठीक है, वह बहुत खुश होते हैं। एक दिन तर्क में उन दोनों में अतरंगी तर्क होती है। तो वो कहते हैं कि अब कुंभ का मेला आने वाला है तो मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा। तो शिवराज जी जब ऐसा कहते हैं तो वो कहते हैं कि तो आपके जाने का प्रबंध किया जाए। तो वो कहते हैं उससे पहले मेरी एक इच्छा है, जो आपकी दलजीत तलवार है मैं उसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना वह उससे युद्ध नहीं जीत सकता था। तो फिर उनकी बातें छुपकर मोतीमा लुलाड़ी सुन रही थी। तो उसने कहा कि वो चाबी तो मेरे बेटों के पास है। तो वह कहती है कि मोतीमा लुलाड़ी कहती है कि ससुर जी वह चाबी घर ही में है। तो वो कहते हैं वह तो ठीक है, लेकिन वो जो चाबी है उसके ऊपर के जो संदूक है उन्हें उठाना आसान नहीं है। तो शिवराज जी कहते हैं कि हम कोशिश तो करें। शिवराज जी उसे झट से उठा लेते हैं। तो जो कि गुजरहांस था उसको थोड़ा शक हो जाता है, लेकिन वह जब चाबी खोलता है तो शिवराज जी झट से दलजीत तलवार उठा लेता है और मोतीमा के साथ चले जाता है और उसको पुकारता है कि अगर तुम सच में रणधीर हो तो कल मुझसे युद्ध करना। तो वह जब अगले दिन आता है तो कहता है कि तो वह अपनी सेना के साथ जो गुजरहांस था वो तैयार रहता है। तो शिवराज जी कहते हैं कि तुम अगर एक रणधीर हो तो मुझसे एक-एक करके युद्ध करो। तो वह उन सबको पराजित कर देते हैं और शिवराज जी वहां के राजा बन जाते हैं। तो कुछ दिनों में उनको अपने घर की याद आने लगती है। उधर इस तरफ जो भीवरा जी थे उसकी पत्नी कहती है कि मुझे वहां जाना है, लेकिन वह मना कर देते हैं। तो फिर वह एक जंगल में जाती है और अपनी बिरणी को बजाने लगती है। तो वहां पर दो भाई जो कि जैद भाई थे, दो जैद भाई आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेला देखना है तो तुम आ जाना और हमारी दुकान पर, जो कि जैद भाइयों की दुकान थी, वहां पर आ जाना। तो फिर वह ऐसा ही करती है और जिद करके वहां चले जाती है। तब जब बीच में वह रुकती है तो भीवरा जी देखने जाते हैं कि वह कहाँ चली गई। तो वह जब मेले की ओर चलते हैं उसको ढूंढते तो वह वहां पर जैद भाइयों की दुकान पर मिलती है। वह कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन जैद भाई से वह कहती है कि इसको मारकर पत्थरों के नीचे दफना दो। तो वह ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद जो शिवराज जी के भाई भीवरा जी थे उनके प्राण एक तोते में चले जाते हैं और वह स्वप्न में आकर शिवराज जी को बताते हैं कि यह सब घटना हो गई है और उन्होंने हमारे माता पिता को बंदी बना लिया है। तो फिर वह शिवराज जी अपने कुमू चंपावत वापस आ जाते हैं और सारा धन जो कि वह ले आते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि वह अपना धन लेके आ जाते हैं और अपने माता-पिता को छुड़ा लेते हैं एवं जैद भाइयों को परास्त कर देते हैं। तो जो मोतीमाल रानी थी वह उस समय तो उसका एक पुत्र होता है जो कि शिवराज जी का पुत्र होता है और जो गंगुली थी उसका भी एक पुत्र होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो गंगुली होती है वह मर जाती है। तो वह जो दोनों पुत्र थे उन दोनों का नाम सरबजीत और दमरजीत रखा गया। तो दमरजीत बोरा रखा गया। तो जब उन दोनों पुत्रों का नाम रखा गया तो उसके बाद वह शिवराजी जो थे अपनी बची हुई जो कि भारती चंद की बची हुई वहां पर लगान थी उसको लेने के लिए वापस माल भावर जाते हैं। तो वहां पर जो गुजर हंस के बेटे थे उनके मामा यानी कि उसके साले जो कि झिमोड़े होते हैं वह वहां पर होते हैं। तो वह कहते हैं कि हमें जो उसके साले होते हैं वह कहते हैं कि तुमने हमारे जीजा का तो वह सारा धन दे देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वह एक पत्र भिजवाते हैं जिसमें कि वह कहते हैं कि तुमने हमारे जीजा का तो सर्वनाश कर दिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे युद्ध करने जा रहे हैं। तो तब शिवराजी कहते हैं ये झिमोड़ों ने तो मुझे धन बड़ी आसानी से दे दिया था, यह जाली पत्र है। लेकिन जो हरक सिंह होता है यह सब उसी ने उनको भड़काने का काम किया था। तो क्या होता है कि उसको भड़काने का काम किया हुआ था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ शायद उसे किसी ने भड़का दिया हो। वह कहते हैं इस युद्ध के बारे में मैं बाद में सोचूंगा, पहले मैं अपने परिवार से मिलके आता हूँ। तो शिवराजी अपने परिवार से मिलने जाते हैं। इस कहानी की समाप्ति यहीं पर होती है। इसका एक और चरण है जिसपे कि झिमोड़ों का युद्ध सबरजीत और दबरजीत के साथ होता है। तो यह बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज मैं शिवराजी और भूराजी की वीरता के बारे में इस कहानी को प्रस्तुत किया था। और यही मेरी कहानी थी। हमको प्रेरणा देती है कि हमें निडर होकर एवं साहसी होकर जीना चाहिए। अगर हम सत्य की राह पर हैं तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें इससे यह सीख दी कि हमें निडर होकर जीना चाहिए। तो अब मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बता देती हूँ। अगर कोई भाई बंधु प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया अपना माइक और वीडियो जरूर ऑन करें, और अगर कोई भाई बंधु प्रस्तुति दे रहा हो तो माइक ऑन करके व्यवधान ना करें, और कोई भाई बंधु प्रस्तुति दे रहे हो तो पेरेंट्स पीछे से गाइड ना करें। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि अभिव्यक्ति कार्यशाला क्या होती है। अभिव्यक्ति कार्यशाला ये है कि अगर मैं किसी भी विधा से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, मैं अभी आपको मौखिक तौर से बता रही हूँ। अगर मैं आपको कविता के तौर से बताऊं तो मैंने कविता के उससे आप तक अपनी बात पहुंचाई, इसे अभिव्यक्ति कार्यशाला कहते हैं। तो अब हम प्रतिभागियों की ओर चलते हैं। तो हमारे पहले प्रतिभागी हैं इशिका जोशी, कक्षा 4 अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ बहन। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम इशिका जोशी है। मैं कक्षा सप्तम क की छात्रा हूँ। आज आप सभी के समक्ष एक हारमोनियम के साथ भजन प्रस्तुत करूंगी, जो कुछ इस प्रकार होगा। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं कौन कहता है भगवान तुम्हें मेरा किधर से बुलाते हैं, तुम्हें मेरा किधर से अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम्हें यशोदा की जैसे सुलाते हैं, तुम्हें यशोदा की जैसे सुलाते हैं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं
है भगवान के दिन के जैसे खिलाते रहे के जैसे खिलाते रहे आज गम के शिवा पर सदा राम नारायण जानकी बलवा राम नारायण जानकी बलवा कौन कहता है भगवान को तुम्हारे जाति जैसे सुनाते रहे तुम्हारे जाति जैसे सुनाते रहे। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो अब हम अपने दूसरे प्रतिभागी को बुलाते हैं, वर्तिका पांडे, कक्षा 9, पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करते हुए अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम वर्तिका पांडे है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष पाठ्य पुस्तक की एक कहानी जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी, वह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हमारी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वह चैन की नींद सोया ही हुआ था कि तभी एक मक्खी उसके पास उड़ती हुई आती है और उसके कान के पास आके भिनभिनाने लगती है। शेर को आता है गुस्सा। वह चूंकि नींद में होता है, वह देखता नहीं है कि आसपास कौन है और वह हवा में पंजा मारना शुरू कर देता है। मक्खी ऊपर को उड़ जाती है और शेर वापस सो जाता है। थोड़ी देर बाद मक्खी फिर आती है और उसके कान के पास भिनभिनाने लगती है। इस बार शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और दहाड़ता है, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे मैं अभी जान से मार डालूंगा। तो मक्खी धीरे से कहती है, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। शेर को और गुस्सा आ गया और कहा कि अगर मैंने तुझ पे हमला किया तो तू मुझसे बच नहीं पाएगी। मक्खी कहती है, तुम कोशिश करके देख सकते हो, मैं तुमसे नहीं डरती। मक्खी उसके कान के पास आकर बैठ जाती है। शेर जैसे ही कान की ओर अपना पंजा लाता है, मक्खी उसी वक्त उड़ जाती है और शेर का कान घायल हो जाता है। उसके बाद मक्खी उसकी नाक पर जाके बैठती है। फिर से शेर अपना पंजा उठाता है और अपनी ही नाक पर मार देता है। मक्खी दोबारा उड़ जाती है। ऐसा ही कई बार करने के बाद वह शेर को पूरी तरह से घायल कर देती है। आखिर में शेर ऊब जाता है एवं थक भी जाता है। तो वह कहता है, अरे मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ भी दो, मैं हारा और तुम जीती, बस अब तो जाओ यहाँ से। तो मक्खी घमंड में चूर हो जाती है और कहने लगती है, अरे वाह, आज तो मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया, मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। इसी घमंड में चूर होकर जब वह आगे बढ़ने लगती है तो उसे एक लोमड़ी मिलती है। वह उस लोमड़ी से कहती है, अरे ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर, मैं अभी अभी जंगल के राजा शेर को हरा के आई हूँ। लोमड़ी समझ जाता है कि मक्खी घमंड में चूर है और कुछ न कुछ गलती जरूर करेगी। लोमड़ी उससे पंगा नहीं लेती और वही बोलती है, मक्खी, तुम्हें मेरा सादर प्रणाम। तुम धन्य हो, तुमने जंगल के राजा शेर को हरा दिया जबकि तुम उनसे इतनी छोटी हो। लेकिन वहां आगे एक मकड़ी है जो तुम्हें बहुत गाली दे रही थी। तो यह सुनकर मक्खी फिर से गुस्से से लाल हो जाती है और आगे बढ़ती है और जैसे ही वह मकड़ी पर झपट्टा मारने जाती है, वह उसी मकड़ी के जाले में फंसकर रह जाती है। यह देखकर लोमड़ी हल्की सी मुस्कुराने लगती है और वहां से चल देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घमंड में चूर व्यक्ति का हमेशा नुकसान ही होता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें इससे यह शिक्षा मिली कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो अब हम अपनी तीसरी प्रतिभागी प्राची जोशी, कक्षा 2, सोमेश्वर अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। माँ शारदा को नमन करते हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल टेंशहर है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है अधिक बलवान कौन। एक बार की बात थी, हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मैं तुमसे और भी ज्यादा अधिक बलवान हूँ। तभी वो ऐसे ही लड़ाई कर ही रहे थे, तभी हवा को एक आदमी जाता हुआ दिखा और हवा ने सोचा, चलो जो भी इसका कोट उतार दे वही अधिक बलवान है। तो क्या हुआ? तो फिर हवा ने सूरज से बोला कि अरे सूरज, ऐसे बहस करने में कोई फायदा नहीं। वो देखो, एक आदमी जाता हुआ आ रहा है, अगर उसका जो भी कोट उतार दे वही अधिक बलवान होगा। तो सूरज ने हवा से कहा, पहले तुम शुरू करो। तो हवा ने बहुत ही तेज हवा शुरू कर दी और बहुत ही तेज हवा आने लगी। तो फिर आदमी को बहुत ही डर लगी और उसने धीरे धीरे अपने कोट के बटन बंद कर दिए और फिर उसने अपना कोट बंद कर दिया। और फिर सूरज ने हवा से बोला, अरे हवा, तुमने तो गलत ही कर दिया। तुमने, जबकि उसका कोट तो उतरवाना था और तुमने उसका कोट बंद कर दिया। अब देखो मेरा कमाल। तो फिर सूरज ने अपनी तेजी की गर्मी चढ़ाने लग गया और फिर आदमी अपने कोट के बटन धीरे धीरे खोलने लगा और उस आदमी ने अपना कोट खोल लिया। तो हवा ने कहा, अरे तुम तो जीत गए, मुझे इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। तो सूरज जीत गया और हवा ने सूरज को नमस्कार किया। धन्यवाद। जी बहन, आपकी कहानी बहुत अच्छी रही। तो अब मैं बुलाती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर, जैसे शिक्षा विभाग उत्तराखंड। सर, आपको मैं इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी। दिल के खूबसूरत हैं आप, दिल के खूबसूरत हैं आप, मन से सच्ची मूरत है आप, मन से सच्ची मूरत है आप। तारीफ करूँ क्या मैं आपकी, तारीफ करूँ क्या मैं आपकी, इस कार्यक्रम की सूरत है आप, इस कार्यक्रम की सूरत है आप। सर, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 60वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई अभिव्यक्ति कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नवल किशोर जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय आंचल, अध्यक्षता कर रही प्रिय खुशी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामलाल पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों। अभिव्यक्ति अर्थात जो बच्चा जो चाहे, जिस विधा में चाहे अपनी प्रस्तुति दे सकता है। कहानी, कविता, आत्मकथा, वृत्तांत,
चुटकुले, पहेलियां, जो भी वो अच्छा समझे, जिसमें भी उसकी रुचि हो, त्वरित भाषण, वाद विवाद, कोई भी प्रस्तुति वो बच्चा दे सकता है। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं, बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। कोरोना काल में सकारात्मक वातावरण का सृजन करने के लिए इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बन चुकी है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत रंग दिखा रही है और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सुस्पष्ट सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से न केवल बच्चे बल्कि अभिभावकों और कवियों को भी उदय किरोला जी द्वारा अवसर दिया जाता है। बहुत एक चंपावत की ऐतिहासिक कहानी एक बच्चे ने सुनाई और भी लगातार प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। निश्चित रूप से सारी प्रस्तुतियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरा ये भी कहना होगा कि बच्चों को और तैयारी करने की आवश्यकता है और वो बेहतरीन ढंग से तैयारी करें और इतनी अच्छी तैयारी करें कि उन्हें सामने देख के बोलने की जरूरत ना पड़े। किसी भी विषय को वो पढ़ें, याद करें, समझें और उसके बाद अपने शब्दों में उसका वर्णन करें। यही इन कार्यशालाओं का उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। पाठ्यक्रम के इतर भी सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और साहित्य की पुस्तकें निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत ही उपादेय होती हैं। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, उन्हें भावी जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र है। जिसके पास चरित्र है सब कुछ है, और जिसके पास चरित्र नहीं है वो सब कुछ खो चुका है। आज आवश्यकता है चरित्र निर्माण की, संवेदनशीलता में वृद्धि की, व्यसन मुक्त समाज निर्माण की। बीड़ी, सिगरेट, अदर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस समाज में इनका प्रयोग होता है उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशुओं से भी गैर गुजरा बना देती है। और शराबी किसी का कोई संबंधी नहीं होता, शराबी किसी का बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता। शराबी सिर्फ शराबी होता है और वास्तव में शराब समाज पर कोड़ के समान है। प्यारे बच्चों, आवश्यकता है संकल्प लेने की, व्यसन मुक्त जीवन जीने की, सच्चरित्र रहने की, जिससे कि आप अपने समुदाय, अपने माता पिता, अपने क्षेत्र, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और प्राथमिक कक्षाओं में पहले एक कविता चलती थी, उसकी 2 लाइनें बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें समझाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं अपने अगली प्रतिभागी दिया भट्ट, कक्षा 9, पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? दिया दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी प्रत्युष सिंह केड़ा, कक्षा 9, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। बाल प्रहरी संस्था के संस्थापक श्री उदय किरोला जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नवल किशोर तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि बहन आंचल
गहतोड़ी जो कि कक्षा 9वीं की छात्रा है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बड़ी बहन खुशी कड़ाकोटी जो कि कक्षा 10वीं की छात्रा है और संचालन का कार्य संभाल रही मेरी छोटी बहन नीलाक्षी जो कि कक्षा 6ठी की छात्रा है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रत्युष सिंह कैड़ा जनपद अल्मोड़ा के बिंता ग्राम का रहने वाला हूँ और यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वाराहाट में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष हारमोनियम पर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार से है। वतन में आबाद रहे तू, वतन में आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ नंद रहे तू, वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन, वतन वतन में आबाद रहे तू, वतन वतन में आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ रहे तू, वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, बातों में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, बातों में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे वतन, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ याद रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साग रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साग रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मेरे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे वतन। धन्यवाद। जी भैया, आपने हारमोनियम पर बहुत ही अच्छा गीत गाया, देशभक्ति गीत ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू, बहुत ही सुंदर। तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी तनिषा ध्यानी कक्षा 8 काशीपुर उधम सिंह नगर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तनिषा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी ईशु ठाकुर कक्षा 9 कारगी देहरादून से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? ईशु दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी वेदांश तिवारी कक्षा 9 पिथौरागढ़ से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। भैया, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शुभ संध्या। मैं वेदांश तिवारी कक्षा 9
केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति और हम, जो कि कुछ इस प्रकार है। हरियाली खत्म हो रही है, हरियाली खत्म हो रही है, नहीं कहीं है छाव। हरियाली खत्म हो रही है, नहीं कहीं है छाव। हरे मैदान बन रहे शहर, प्रकृति को देकर खाओ। जिस तरह से मरघट पर नहीं पनपती हरियाली, जिस तरह से मरघट पर नहीं पनपती हरियाली, उसी तरह से कंक्रीट के जंगलों में भी नहीं आती है खुशहाली। प्रकृति को देना धोखा, कैसा है ये पागलपन। प्रकृति को देना धोखा, कैसा है ये पागलपन। कैसे भूल गए तुम, यह प्रकृति ही देती है तुम्हें जीवन। कैसे भूल गए तुम, यह प्रकृति ही देती है तुम्हें जीवन। जल खरीदा हवा खरीदी, जल खरीदा हवा खरीदी, अब क्या क्या तुम खरीदोगे। जल खरीदा हवा खरीदी, अब क्या क्या तुम खरीदोगे। वक्त रहते नहीं सुधरे तो चुन चुन के मरोगे। वक्त रहते नहीं सुधरे तो तड़प तड़प के मरोगे। अब कुछ पंक्तियां विद्यार्थी जीवन पर हरियाली खत्म होने से जो प्रभाव पड़ा है उस पर। बस्ते में किताब पानी के साथ अब ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएंगे। बस्ते में किताब पानी के साथ अब ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएंगे। अध्यापक जी अब हमें पीपीई किट पहनकर पढ़ाएंगे। प्रकृति को धोखा देकर अब हम नहीं बच पाएंगे। खाली हो रहे माँ के आंचल को वृक्ष लगाकर सजाएंगे। धरती माँ का आंचल यदि वृक्ष लगाकर सजाओगे, उन वृक्षों की रक्षा करके अपना जीवन बचा पाओगे। अब है समय मिलकर उठाएं आवाज, प्रकृति को बचाने की दिशा में करें प्रयास। आओ एक साथ चलें, हाथ मिलाएं हम प्रकृति के साथ। हरियाली को बचाएं, जीवन को करें खुशहाल एवं सुखमय। आओ एक साथ चलें, हाथ मिलाएं हम प्रकृति के साथ। हरियाली को बचाएं, जीवन को करें अपने सुखमय और खुशहाल। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छे से कविताएं सुनाई और हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम परत पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मुस्कान हमारे लिए वरदान है, मुस्कान हमारे लिए वरदान है, आपका हमारे लिए सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और बहुत ही उत्कृष्ट का संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। नीलाक्षी जी। जी सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है, मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। मैं 2 संस्कृत श्लोक सुनाना चाहूंगी। पहला, अभिवादन सुलस्त नित्यम वेदोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका अर्थ है, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, यह चारों गुण बढ़ते हैं। और यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। मेरा दूसरा श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका अर्थ है, हे प्रभु, संसार में सभी लोग सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हों, कोई भी दुखी ना रहे। और यह श्लोक से लिया गया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्लोक वाचन और आपने अर्थ भी बताया। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, ये वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का भारतीय संस्कृत का ही तो मूल तत्व है। बहुत सुंदर श्लोक, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए नीलाक्षी जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 16 प्रतिभागियों को भाग करना भी हम क्रमांक 9 तक पहुंचे हैं।
और उसके आगे बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे खुशी कड़ाकोटी जी कर रहे हैं, कक्षा 10 की छात्रा है, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा और अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे, प्रस्तुत भी देंगे। आज हमारे विशेष अतिथि कुमारी आंचल कैतोड़ी जी हैं, कक्षा 9 की छात्रा हैं चंपावत से। उन्होंने आंचल कैतोड़ी जी ने अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य दिया है, साथ ही एक लोक कथा सुनाई कुमारियों के 2 वीर भाइयों की। कथा बहुत लंबी थी। उनको मैं राय देना चाहूँ कि अगर लोक कथा, कोई भी लोक कथा उठाएं, कितनी भी लोकप्रिय क्यों न हो, लेकिन अगर बहुत लंबी लोक कथा हो गई तो उससे लोगों का सुनने का जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो खत्म हो जाती है। फिर भी बहुत सुंदर प्रस्तुत, जीवन प्रस्तुत में बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमेशा ध्यान रखें, चाहे पाठ्य पुस्तक की कहानी हो, चाहे लोक कथा हो, चाहे कविता हो, प्रस्तुति लगभग 5 मिनट मैक्सिमम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। उससे लोगों की रुचि बनी रहती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान किशोर तिवारी जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं विजन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। अभी मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित किया जाएगा और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में रोज की तरह आदरणीय आकाश सरस्वती जी जुड़े और जुड़कर उन्होंने अपना प्रेरणादायक बोधन दिया और उन्होंने बताया कि ये तो भाई पूरी आजादी का अगस्त कार्यशाला हमें पूरी आजादी देती है कि हम जिस विधा में चाहे उसमें अपनी प्रस्तुत दे दें। ये कार्यशाला बहुआयामी है और ये बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में बहुमूल्य योगदान कर रही है। सर्वांगीण विकास हो रहा है बच्चों के व्यक्तित्व का। लेकिन साथ साथ उन्होंने इस बात की ओर हमेशा इस बात की ताकीद करते हैं, हिदायत करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नियमित और सतत अध्ययन जरूरी है और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़ें। जीवन में हम सच्चरित्र बने और व्यसन मुक्त बने। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाला, आज भी जुड़े हुए हैं और उनके सुंदर रोचक और संवर्धक टिप्पणियां आ रही हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आज आएंगे और अपना आशीर्वाद वचन भी देंगे। आज तो समय ही समय। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उसमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश आदरणीय गंगारिया मैडम, बेरीना पिथौरागढ़, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से और शिक्षक। आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं, जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चों और बालकों का सहयोग अनिवार्य होता है और आज जो बच्चों ने प्रस्तुतियां दी उनमें हारमोनियम के साथ भजन, अच्युतम केशव राम नारायणम, पाठ्य पुस्तक की कहानी मक्खी और शेर की, और हवा और सूरज में बलवान कौन है इसका फैसला, फिर हारमोनियम पर देशभक्ति गीत, सुरक्षित कविता, प्रकृति के विनाश पर। ऐसी ही सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिली, अभिव्यक्तियां सुनने को मिली कि मन भाव हो। तो ये जो अभिभावकों का सहयोग है, हारमोनियम पर दो बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी हैं वो अभिभावकों के सहयोग से ही संभव है। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग प्रति बहुत बहुत हार्दिक और अंत में कार्यक्रम सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला केरला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अव्यक्त कार्यशाला में तो आजादी की कार्यशाला है, लेकिन इन्हीं कार्यशालाओं
में शाला होती वाद विवाद जिसमें आपको कोई भी आजादी नहीं, उसे कठिनतम कार्यशाला होती। तो भाषण कार्यशाला वो भी कठिनतम कार्यशाला। तो किरोला जी ये जो कार्यशालाएं चला रहे हैं, ये 30 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं हो रही। उनके इन भगीरथ मैं कोटन करता हूँ, वंदन कर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी को मंच सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय नीलाक्षी जी, आप संचालन करें आगे। सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्रुति सिरोटिया, कक्षा 10, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? श्रुति दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी जतिन सती, कक्षा 5, पंतनगर, उधम सिंह नगर से। भाई मेरे छोटे भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जतिन भैया, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नवल किशोर तिवारी सर को बुलाना चाहूंगी इन 2 पंक्तियों के साथ। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से आपने छुआ आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से आपने छुआ आसमान। पधारे इस मंच पर आप, पधारे इस मंच पर आप। मैं करती हूँ आपको आदरपूर्वक प्रणाम, मैं करती हूँ आपको आदरपूर्वक प्रणाम। सर, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हैं कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, और आपने इतना बढ़िया कुशल संचालन करा है। आप टनकपुर की ही जैन पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं, ये जानकर के अत्यधिक हर्ष हो रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय श्री उदय किरोला सर का, जो संपादक हैं बाल प्रहरी पत्रिका के और सचिव बाल साहित्यिक संस्थान अल्मोड़ा के। मुझे आज संज्ञान में आया है कि ये 721वीं ऑनलाइन कार्यशाला है और अभिव्यक्ति कार्यशाला है। साथ में श्रीमान आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और श्री श्याम पलट पांडे जी, जो संरक्षक हैं बाल प्रहरी पत्रिका के, श्री सुमित श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आंचल गैतोड़ी, और इसकी अध्यक्षता कर रही बहन खुशी गढ़कोटी, और जितने भी हमारे इसके जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपनी अभिव्यक्ति दी विभिन्न माध्यमों से, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और वास्तव में बहुत ही कुशलता से आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय किरोला जी का, जिन्होंने आज ये मुझे सम्मान दिया कि इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मुझे आपने आमंत्रित किया। बेसिकली मैं ये देख रहा था और सर ने मुझसे ये कहा भी था कि इसको हमने अगर टनकपुर चंपावत में भी विभिन्न विद्यालयों में इसको पहुंचा सके, तो आज मैंने देखा सर और बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने खास तौर से जिस प्रकार से प्रस्तुति करी नीलाक्षी ने, बहुत सुंदर बेटा। और जैसा भी आप लोगों को सर ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना, चाहे वो आप भाषण के माध्यम से कर रहे हैं, आप कविता पाठन के माध्यम से कर रहे हैं, आप कोई चुटकुला सुना रहे हैं, और इसमें आप धीरे धीरे आप अपने में पाएंगे कि आप मूल विषयों की ओर को भी उन्मुख होने लगते हैं। जैसे इसी में से एक बच्चे ने, वेदांश तिवारी ने, हरियाली पर, आज का ज्वलंत यक्ष प्रश्न जो है हरियाली है और पर्यावरण संरक्षण है, उस पर उन्होंने बात रखी। और आदरणीय सारस्वत जी ने बताया आपको कि आचरण को हमने अपने मजबूत बनाना पड़ेगा। इसमें एक बात को और जोड़ता हूं मैं कि रीडिंग की हैबिट, पढ़ने की विधा जो अगर आपके अंदर जागृत हो गई, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। और जहां पर आप अपनी अभिव्यक्ति की बात करते हैं, अगर शीशे के आगे थोड़ा थोड़ा नित्य बोलने का प्रयास करेंगे तो शायद इतनी दक्षता आ जाएगी कि आप बहुत अच्छा, कभी ऐसा हो रहा होगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आप अपना प्रदर्शन कर रहे होंगे।
और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आशान्वित हूँ। मैं पुनः एक बार जितने भी प्रतियोगी थे और जितने प्रतिभागी थे, चाहे उन्होंने लोक कथाओं के माध्यम से अपना संदेश दिया, बहुत बढ़िया था। और दो बच्चों ने अलग अलग कहानियां सुनाई, जिसमें उनका मेन उद्देश्य बताना था कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए। तो जब आप किसी कार्यशाला में भी जाते हैं, वहां पर भी हमने बिल्कुल एक सीखने के माध्यम से जाना है कि हमारा मन इच्छा ये होनी चाहिए कि हमने सीखना है और अच्छा सीखना है। जब आप सुनने की आदत डालेंगे, बहुत से भैया बहन जो थे वो अनुपस्थित भी रह गए, वो हो सकता है किसी कारणवश रहे हों, लेकिन जब भी आपको अवसर प्राप्त होता है उस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। और ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जहां पर आपको विद्वत जनों के बीच में अपनी अभिव्यक्ति करने को मिलती है। इससे आपका मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ में विभिन्न प्रकार के जो आपके अंदर के भय होता है कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, उसका भी उन्मूलन होता है और आप अच्छा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। पुनः एक बार सभी गुणीजनों का मैं सादर धन्यवाद करता हूं और प्यारे बच्चों को साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आप लोग बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब मैं आपको आशान्वित करता हूं और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अधिकतर इस कार्यशाला में जुड़ूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो भी इसमें अगर प्रतिभाग करते हैं, उदय किरोला जी का जो ये मिशन है, वास्तव में ये हमारा अपना मिशन हो जाना चाहिए। ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी मंजू कुमारी सिन्हा, कक्षा 8, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? मंजू दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी जिज्ञासा भट्ट, कक्षा 7, केंद्रीय पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वेदा पुस्तक धारणम विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नमस्ते। सर्वप्रथम मैं सरस्वती माँ को प्रणाम करके अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम जिज्ञासा भट्ट है। मैं कक्षा 7 की छात्रा केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ की ओर से एक स्वरचित कविता लिखी हूँ, जो कुछ इस प्रकार है, जिसका विषय सैनिक है। हे सैनिक, तुम हो महान, तुम हो देश के वीर जवान। देश की खातिर तुम लड़ मरते, दुश्मन से तुम कभी न डरते। विषम परिस्थिति को सह लेते, कर्म कोई भी तुम कर लेते। तुम्हें मोहना इस जहां का, तुम गौरव हो भारत माँ का। वक्त पड़े तो देश की खातिर कर देते हो जा कुर्बान। हे सैनिक, तुम हो महान, हे सैनिक, तुम हो महान। करती हूँ मैं तुम्हें प्रणाम। हे सैनिक, तुम हो महान, हे सैनिक, तुम हो महान। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी कविता बहुत अच्छी रही। आपने सैनिक पर कविता सुनाई तो हमें बहुत अच्छी लगी वो कविता। तो अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी दिव्या रावत, कक्षा 7, राणाकोट, तिहरी से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें हमें अपनी मनपसंद की विधा पर प्रस्तुति देनी है। तो मेरी विधा है देशभक्ति गीत। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरान। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपनी छतरी तुमको दे कभी जुबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी हैं, थोड़े
खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, थोड़ी हमें होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमें सच्चाई है थोड़ी बेईमान, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत गाया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और आपने इसे अपनी मीठी आवाज में गाया तो ये बहुत ही सुंदर लगा। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। आपके विचार ही आपकी पहचान है, आपके विचार ही आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है। सर, आपको मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। नीलाक्षी दीदी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का संचालन बहुत खनखनाती आवाज में किया। आपको बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ, आशीष और स्नेह प्रदान करता हूँ, टोकरी भर भर के शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने अपनी प्रस्तुति जो की वो भी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। बाल प्रहरी मंच पर विराजमान आज के बाल प्रहरी किशोर तिवारी जी, जो प्रधानाचार्य हैं विजन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में हम सभी का मार्गदर्शन किया, बच्चों को प्रोत्साहन प्रदान किया और उन्हें दिशा निर्देशन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी आंचल गहतोड़ी जी, कक्षा 9 से, जो इंटर कॉलेज पार्टी चंपावत से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही थी, और आपने एक बढ़िया सी लोक कथा के साथ अपनी बात की शुरुआत की और शानदार लोक कथा आपने प्रस्तुत की, और उसका आपने दूसरा भाग भी बताया कि दूसरा भाग जो है वो भी एक शीर्षक से है। लोक कथा जो है उसका आपने संदेश भी आखिरी में बताया, और हमें घमंड नहीं करना चाहिए का संदेश उसमें निकल कर आता है, और सत्य की हमेशा विजय होती है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली दोस्त खुशी कड़ाकोटी जी, बासोड अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन, आपको भी बधाइयां प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम का सुंदर सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी दोस्त कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी जी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं और जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से हैं। आपके जो संचालन कला कौशल है बहुत ही बंधा हुआ रहा, और आपने पूरे जोर लगाकर आपके आज के कार्यक्रम का संचालन किया। नीलाक्षी दीदी, आपको एक बार पुनः बधाइयां प्रेषित करते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में ईशिका जोशी जी अल्मोड़ा से, वर्तिका पांडे जी पिथौरागढ़ से, और नन्ही दोस्त कुमारी प्राची जोशी जी कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से कक्षा 2 की विद्यार्थी हैं। दिया भट्ट जी कक्षा 9 पिथौरागढ़ से, प्रत्युष सिंह केड़ा जी अल्मोड़ा से, तनीषा ध्यानी जी उधम सिंह नगर से, ईशु ठाकुर जी कारगी देहरादून से, वेदांश तिवारी जी, श्रुति सिरोटिया जी, जतिन सती जी, मंजू सिन्हा जी, जिज्ञासा भट्ट जी, दिव्या रावत जी। अभी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आए और अभिव्यक्ति कार्यशाला में आपने सहमति दी है, तो आप अपनी मनपसंद विधा पे अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें और हम सभी का ऊर्जा और स्नेह के साथ स्वागत करें। दोस्तों, बाल प्रहरी मंच पर
जो अभिव्यक्ति कार्यशाला है वो अनेक अभिव्यक्ति कार्यशालाएं हो चुकी हैं और मैंने आज निरंतर तीसरा दिवस है अभिव्यक्ति कार्यशाला का। और आज की जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला में जो देखने की जो बात है वो ये है कि लोक कथा को बहुत ही सहज और सरल अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जो शुरुआत में ही थी, और वो अमिट छाप छोड़ के जाती है यदि हम उसको सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो उसकी तैयारी बहुत जरूरी है। लोक कथा जब आप प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि लंबी लोक कथा है दोस्तों, तो आपको उसको अपने शब्दों में शॉर्ट करना पड़ेगी, छोटी करना पड़ेगी। और जो पात्र होते हैं, पात्रों के जो नाम है वो स्थानीय परिवेश और वातावरण को लेकर लोक कथाओं में शामिल होते हैं और वो सुंदर संदेश देते हैं। तो आपकी जो प्रस्तुति थी लोक कथा के स्वरूप में, उसके लिए आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। आपको और तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। आज के कार्यक्रम में आपकी जो प्रस्तुतियां हैं, चूंकि अभिव्यक्ति के बारे में आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने अनेक बार कहा और आज भी वो बात रखी कि आप इस मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला जो है वो एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें आपको कोई बंधन नहीं होता है, आप उसमें कुछ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ भी से तात्पर्य है कि आपकी पसंद की जो विधाएं हैं, कविता है, कहानी है, योग है, प्राणायाम है, हारमोनियम है, तबला है, बांसुरी है, ढोल है, मंजीरा है, मृदंग है, तो वाद्य यंत्रों का भी आप प्रयोग करते हैं। आज हारमोनियम का भी सुंदर प्रयोग किया गया भजन के साथ में। तो ये इसकी खूबियत है, इसकी खासियत है। और आप इसमें कार्टून भी प्रस्तुत कर सकते हैं, आप ड्रामा रोल प्ले भी ले सकते हैं, इसमें मिमिक्री भी ले सकते हैं। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी ऐसी विधा जो आपको सहज और सरल लगती है वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछली अभिव्यक्ति कार्यशालाओं में योग, प्राणायाम, नृत्य, वाद्य, वादन, गायन, इन बहुत सारी चीजों पे बच्चों ने अपनी बातें रखी हैं। दोस्तों, अभिव्यक्ति के लिए आपके पास में मौखिक और लिखित दो स्वरूप होते हैं। उसके बाद में आप संकेत के रूप में मौन अभिव्यक्ति भी देते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसी तैयारी करते हैं। लेकिन ये जरूर आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस मंच पर जब आप जुड़ते हैं तो आप पहली बार आपका जो प्रस्तुतिकरण है उसकी रिकॉर्डिंग देखें और अगली बार जब आप प्रस्तुतिकरण करें उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो तुलनात्मक रूप में आपको दोनों में काफी अंतर मिलेगा। जो मैंने अपनी जो व्यू है उसमें इस चीज को लिया है और जो मैंने क्वेश्चन आयर भरवाई थी, जो फीडबैक लिया था, उसमें वो चीजें निकल के भी आई हैं सामने। आज के कार्यक्रम में जितने भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई उन सभी बच्चों को मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं, आशीष और स्नेह प्रदान करता हूं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का ऊर्जा भरा अनुभवी मार्गदर्शन और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना के लिए मैं उन्हें कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं। आप अति व्यस्तता और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उसके अलावा भी आप निरंतर जुड़ते हैं और हम सभी को मार्गदर्शन देते हैं, आशीष और स्नेह प्रदान करते हैं आपको। आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, उनकी बिला नागा निरंतर 721वें ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थिति को मैं दंडवत करता हूं और उनके इस स्नेह को, बाल प्रहरी के प्रति उनका जो प्रेम है उसको प्रणाम करता हूं और कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधारिता का भार वहन करने वाले और खुशी खुशी बच्चों के लिए ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय केरुला सर, आपका हम सभी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, वो यूं ही बना रहे और हम सभी इस बाल प्रहरी मंच से अधिकाधिक लाभान्वित हों और हम अपने व्यक्तित्व विकास के को निखारते रहें, उसकी दिशा में आगे बढ़ते रहें, यही आपसे अपेक्षा करते हैं और आपको इस पूरी ऋषिवत तपश्चर्या के लिए अनंत बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में चैट बॉक्स पर अनंत साथियों की टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसमें से अभी जो मंच पे मुझे दिखाई दे रहे हैं आदरणीय संतोष मालवीय जी हैं, सूरी भारती जी, आदरणीय गंगा आर्या जी हैं, आदरणीय रेखा वर्मा जी हैं, विजय मिश्रा जी हैं और अनेक साथी, आदरणीय सुरेश बिस्ट जी मुझे दिखाई दे रहे हैं,
पुरुषोत्तम तिवारी जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, उनके भी बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए निरंतर टिप्पणियां, रिद्धि भट्ट जी, तो आप सभी साथियों को बाल परेड के प्रति जो स्नेह जो प्रेम है, आयुष ठाकुर जी की टिप्पणियां भी मुझे दिखाई दे रही सूर्य भारती जी के साथ। तो मैं आप सभी को इस ऋषिवत तपश्चर्या में अपना होम करने के लिए और आपका जो समय दान है उसके लिए आपको अनंत बधाइयां और आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं और शुभरात्रि कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने के साथ साथ सुंदर संचालन कर रहे नीलाक्षी जी को मंच सौंपता हूं। नीलाक्षी दीदी शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जी सर। नीलाक्षी कॉलोनी दीदी। जी सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अच्छी बातें बताई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी खुशी कराकोटी कक्षा 10 बासोट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? खुशी दीदी हाँ, क्या मैं आप उपस्थित उपस्थित हैं? हूँ। जी, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा के चरणों में नमन करती हूँ, यहाँ पे उपस्थित सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बाल पहेरी का 721वां कार्यक्रम है और मुझे आज इस पटल पर अध्यक्षता करने का मौका दिया। मैं उदय किरौला जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज के मुख्य अतिथि जी श्री नवल किशोर तिवारी जी और आदरणीय आकाश आर्य सर, शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्याम पलेट पांडे सर, असंरक्षक बाल पहेरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी बाल पहेरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज की विशिष्ट अतिथि आचल घोतुड़ी जी और सुंदर संचालन करती मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलोनी जी। जैसा कि आप जानते हैं 721वां कार्यक्रम है और आज बाल पहेरी की अभिव्यक्ति कार्यशाला का तीसरा चरण है। तो इसमें मैं अपनी स्वरचित कविता रखना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है मैं बेटा नहीं तेरी बेटी हूँ। मैं शुरू करती हूँ। मैं ऐसी देश की बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं तेरी बेटी हूँ। मैं ऐसी देश की बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं तेरी बेटी हूँ। हाँ जरूरी है मुझे अल्फाजों की आजादी, हाँ जरूरी है मुझे अल्फाजों की आजादी। आसमान में उड़ने का जुनून है मुझ में, हाँ जुनून है मुझ में। मैं ऐसे जुनून की बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं तेरी बेटी हूँ। मैं बेटा नहीं तेरी बेटी हूँ। दूसरी पंक्ति कुछ इस प्रकार। कोमल सा मन है मेरा, कोमल सा मन है मेरा, वही भोला सा चेहरा मेरा, वही भोला सा चेहरा मेरा। मैं जज्बातों से लड़ती हूँ, मैं जज्बातों से लड़ती हूँ। मैं बेटा नहीं तेरी बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं तेरी बेटी हूँ। और जैसे पहले लड़कियां रोया करती थी उस पर लिखा है, पहले मैं हर बात पर रो दिया करती थी, पहले मैं हर बात पर रो दिया करती थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सच था आंसुओं का बोझ था मुझ पर, हाँ बोझ था मुझ पर। इस दुनिया में जीने को कितने संघर्ष किए मैंने, हाँ सच में संघर्ष किए मैंने। मैं ऐसी संघर्ष की बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं तेरी बेटी हूँ। तीसरी पंक्ति। दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही।
आपने स्वरचित कविता सुनाई बेटी पर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब हम छूटे हुए साथियों की ओर चलते हैं। तो पहले नंबर है दिया भट्ट, कक्षा 9 पिथौरागढ़ से। दिया दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तनीषा ध्यानी, कक्षा 8, काशीपुर उधम सिंह नगर से। बस सीधे सीधे नाम लेते जाओ दोस्त। जी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा तनीषा ध्यानी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं लिटिल स्कॉलर पब्लिक स्कूल काशीपुर में पढ़ती हूँ। मेरा आज का विषय है स्वरचित कहानी। तो एक बार की बात है, एक डगरी नाम के गांव में एक बिंदी का एक महिला बिंदी का कारोबार करती थी, जिसका नाम रीमा था। तो वह बिंदी बनाने में बहुत कुशल थी, इसलिए एक बार उन्हें एक सोने से जड़ी हुई बिंदी का बनाने के लिए एक ऑर्डर आया था। तो 3-4 दिन में शादी थी और फिर 3-4 दिन बाद उनको उस शादी के घर में उस सोने से जड़ी हुई बिंदी को ले जाना था। तो 3-4 दिन बीत गए और जब वहाँ वो गई तो उन्हें एक छोटी-सी लड़की दिखी। 8-9 साल की होगी। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि दुल्हन कहाँ है? तो वो लड़की चुप रही। तभी उतने में ही उस छोटी बच्ची की सहेलियाँ आई और उन्होंने रीमा से पूछा कि आपको क्या जानना है, आप हमसे पूछ सकती हैं। तो जो रीमा थी, उसने उनसे भी वही सवाल करा। तो उस छोटी लड़की की सहेलियाँ मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि दुल्हन तो यही है और आपकी जो ये सोने से जड़ी हुई बिंदी है, ये आप उसकी माँ को दे दें। वो नीचे वाले कमरे में ही होगी। रीमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो नीचे गई उसकी माँ से मिलने, तो बिंदी देते-देते उसने यह भी कहा कि इस ज़माने में आप बाल विवाह करा रही हैं। अगर यह बात पता चल गई तो आप पे कड़ा कानून का कार्यवाही करी जाएगी और ये गैर कानूनी है। तभी जो दूल्हे की माँ थी, उन्होंने भी ये सब सुन लिया और तब वह रीमा के पास आई और उससे कहा कि यह तो हमारी पुश्तैनी परंपरा है। यह ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरी माँ के साथ भी हुआ और हम ये हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन रीमा को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। फिर उसने ऐसा बोला उसकी माँ से और उस छोटी लड़की की सास से कि यह बच्ची अभी बहुत छोटी है और इसके तो खेलने-कूदने की उम्र है। इसे क्या पता कि शादी के बाद कंधों पर कितनी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं। इसको तो आपको अभी स्कूल में भेजना चाहिए और इसे पढ़ाना चाहिए। लेकिन उस छोटी बच्ची की माँ और उसकी सास क्या सुनती? उनको तो वह तो बाल विवाह को सही ही समझ रही थी। तब क्योंकि वह आज का ज़माना था, तो उस समय मीडिया भी बहुत थी, लेकिन मीडिया से पहले वो जो रीमा है, वह पुलिस के पास गई और उसने शिकायत करी। लेकिन जो दुल्हन के ससुर थे, उनको पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा, इसलिए उन्होंने जैसे आजकल बहुत से जब अपराध होते हैं तो घूस देकर वह अपने आप को छुड़वा देते हैं। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ और रीमा को इस बात से बहुत दुःख हुआ और फिर रीमा ने जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और जो मीडिया है, उनका सहारा लिया और तब जाके जब यह बात बहुत फैल गई कि इस नए ज़माने में भी एक बाल विवाह होने जा रहा है और कोई गाँव और जो हमारी सरकार है वो इस पे कोई कड़ा नियम नहीं उठा रही है। और तब जाके उन पे कानूनी कार्यवाही करी गई और उस छोटी बच्ची का जीवन रीमा ने बचा लिया। धन्यवाद।
जी दीदी, आपने सुरक्षित कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी जो आपने खुद लिखी, खुद स्वरचित बनाई। तो अब अपने अगले प्रतिभागी ईशु ठाकुर, कक्षा 9, कारगिल, देहरादून से। श्रुति सिरोटिया, कक्षा 10, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम ईशु ठाकुर है, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। तो अब मैं अपनी और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रतिभागी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। तो अब मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं, जो अपनी शक्ति से इस संसार का पालन करते हैं। उनसे प्रार्थना है कि वे हमें जीवन व मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और हमें कभी भी अपनी अमर प्रकृति से अलग न होने दें। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छा श्लोक सुनाया और आपने उसका हिंदी अर्थ भी बताया, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी श्रुति सिरोटिया, कक्षा 10, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। जतिन सती, कक्षा 5, पंतनगर, उधम सिंह नगर से। मंजू कुमारी सिन्हा, कक्षा 8, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। तो अब मैं मंच को श्री उदय केरोला सर को सौंप देती हूँ। जी, नीलाक्षी जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। सभी दोस्तों को आपने बुलाया। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और जुड़ गए हों, पहले नहीं जुड़े थे, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए, मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नवल किशोर तिवारी साहब, जैसा मैंने पहले बताया कि चंपावत में टनकपुर में पुस्तक कौतिक किताब कौतिक आयोजन में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तब से ही आपका हमारा संपर्क रहा है और आपने इस पटल को और मजबूती देने का भरोसा भी दिलाया है। तो आपका स्नेह इस पटल को मिलेगा, बाल प्रेरी पत्रिका को मिलेगा। और मैं सभी मित्रों को बधाई देता हूँ। और आज बहुत अच्छा सभी दोस्तों ने अपनी प्रस्तुति दी और हमारा ये 3 चरणों में अभिव्यक्ति कार्यशाला पूरी हुई। कल हम त्वरित भाषण कार्यशाला में रहेंगे। कल भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। काफ़ी दोस्तों ने अपनी सहमति दी है। त्वरित भाषण में विषय उसी समय दिया जाना है। जो पुराने दोस्त हैं वो तो जानते हैं, नए दोस्तों से बताना है कि उसका विषय उसी समय आपको बोलना है। तो आज के इस कार्यक्रम को समाप्त की ओर ले जाते हुए आप सबका स्नेह, जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहा है। और डॉक्टर गीता नौटियाल जी हमारे बीच रुद्रप्रयाग से जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और तो सभी का नाम हमारे आदरणीय नेगी सर ने लिया ही है, लगभग सभी का। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह मिलेगा। और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कैसे इस पटल को हम और अच्छा बना सकते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुझाव दे के भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको